Good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक मैंने आपको समझाया था उस टॉपिक के अंदर हमने लूप स्टेटमेंट के बारे में देखा था और लूप स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा था कि लूप क्या होते हैं, लूप का यूज क्या होता है और किस तरह से हम लूप को प्रोसेस करते हैं। आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ए नेस्टिंग ऑफ लूप। तो नेस्टिंग ऑफ लूप का मतलब क्या होता है या नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो नेस्टिंग के बारे में पहले भी समझा चुका हूँ कि नेस्टिंग का मतलब होता है कंडीशन के अंदर कंडीशन। इट मीन्स आपको अगर ध्यान हो तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब मैंने इफ स्टेटमेंट पढ़ाई थी तो इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट के अंदर 4 स्टेटमेंट्स होती है, जिनमें सबसे पहली स्टेटमेंट आती है सिंपल इफ, दूसरी होती है इफ एल्स और तीसरी स्टेटमेंट आती है उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब मैं समझाया था कि जब एक कंडीशन के अंदर किसी अदर कंडीशन को चेक किया जाता है, इट मीन्स कि एक कंडीशन के ऊपर कोई अदर कंडीशन डिपेंड करती है, तो उस सिचुएशन या उस कंडीशन को हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशन। अब इसी बिहाफ पर अगर हम एक लूप के अंदर किसी अदर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं कि हम एक ही रो या एक ही कॉलम के फॉर्मेट में किसी भी रिजल्ट को शो नहीं करना चाहते, हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं या रो एंड कॉलम के बेस पर किसी टेबल के फॉर्मेट में रिजल्ट को शो करना चाहते हैं, तो रिजल्ट को शो करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप कंडीशन या नेस्टिंग ऑफ इफ कंडीशन। बट इस नेस्टिंग ऑफ लूप कंडीशन को या फॉर लूप के इस नेस्टेड कंडीशन को समझने से पहले हमें बेसिक फॉर्मेट में लूप क्या होता है उसका आइडिया होना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको लूप पढ़ाया था, बताया था कि लूप एक्चुअल में रिपीटेशन स्टेटमेंट होती है जो किसी भी एक सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम तक चेक करने के लिए काम में ली जाती है कि अगर आप एक ही कंडीशन को कंटिन्यू चेक करना चाहते हैं या रिपीटेशन वे में चेक करना चाहते हैं तो आप लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देन हमने देखा था कि लूप ऐसे 2 टाइप के होते हैं जिसमें वाइल लूप एंड फॉर लूप का यूज़ होता है। तो वाइल लूप और फॉर लूप दोनों ही सेम लूप होते हैं, बट दोनों में जो मेन डिफरेंट है वो डिफरेंट ये है कि वाइल लूप में हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को सेपरेट करते हैं, जबकि फॉर लूप के केस में हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक साथ करते हैं। बट नेस्टिंग ऑफ लूप को समझने से पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया था, तो फॉर लूप का थोड़ा सा रिवीजन करना कंपलसरी है, तो पहले उसको देख लेते हैं, देन इसके बाद नेस्टिंग ऑफ लूप पर चलते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल केस में आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया था कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लूप का हम किस तरह से यूज करते हैं। तो इसी बिहाफ पर सबसे पहले केस में अगर आप फॉर लूप का यूज करना चाहते हैं तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है उस सिंटैक्स में सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लगाते हैं। फॉर कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर हम वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं कि किस नेम से वेरिएबल को बनाया जा रहा है। वेरिएबल बनने के बाद यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज़ होता है और इन ऑपरेटर का यूज़ होने के बाद यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज किया जाता है और इस रेंज फंक्शन के अंदर हम L, U 2 पैरामीटर पास कराते हैं और पैरामीटर पास करने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये जो सिंटेक्स आपके सामने आ रहा है ये सिंटेक्स हमारा एक्चुअल में फॉर लूप का सिंटेक्स है। अब इस सिंटेक्स के केस में सबसे पहले फॉर कीवर्ड आता है। फॉर कीवर्ड आने के बाद वेरिएबल का नेम आएगा, इट मीन्स आप किस नेम से वेरिएबल बना रहे हैं जिसके थ्रू आप लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। इन यहाँ पे ऑपरेटर होता है और रेंज फंक्शन का यूज़ होता है और रेंज फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास होते हैं जिनमें लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का यूज़ होता है। तो हम जानते हैं कि लोअर बाउंड का मतलब हो गया कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अपर बाउंड का मतलब ये है कि लूप कहाँ तक चलेगा। लेकिन अपर बाउंड को हम हमेशा -1 काउंट करते हैं कि इट मीन जो आपने अपर बाउंड वैल्यू दे रखी है वो हमेशा -1 चलेगी, 1 कम चलेगी। इसी के बिहाफ पर जब कंडीशन ट्रू मिलती है तो ट्रू मिलने के बाद स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो लूप से बाहर निकल जाएगा और टर्मिनेट होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस लूप के अंदर हम लूप को कैसे चलाते हैं, तो इस लूप को समझने के लिए, इस लूप को प्रोसेस और इस लूप को समझने के लिए, आइडेंटिफाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं कि मुझे एक एग्जांपल बनाना है जिस एग्जांपल के अंदर मुझे 1 से लेके 5 तक कोई नंबर प्रिंट कराना है। मुझे एक छोटा सा एग्जांपल बनाना है जिस एग्जांपल के अंदर मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर को प्रिंट कराना है। जस्ट मिनट। मुझे एक प्रोग्राम के अंदर 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट कराना है। तो अगर मैं 1 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ तो नंबर प्रिंट करने के लिए अगर मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है उस सिंटेक्स में फॉर कीवर्ड आएगा। फॉर कीवर्ड के बाद यहाँ मैंने आई नाम का वेरिएबल बनाया और वेरिएबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज किया और इन ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज किया और रेंज फंक्शन के अंदर मैंने स्टेटमेंट दे दी 1,6
कॉलन, अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तो ट्रू मिलने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट में गए और प्रिंट स्टेटमेंट में जाने के बाद यहाँ जाकर मैंने आई को प्रिंट करवा दिया, तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब प्रोग्राम चलेगा कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने यहाँ पे लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,6। तो बेटा यहाँ पर 1,6 का मतलब ये है कि लूप हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से कहाँ तक चला रहे हैं, 6 तक। बट यहाँ पे 6 देने का मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि फॉर लूप के अंदर दैट इज अ लोअर बाउंड वैल्यू, दैट इज अपर बाउंड वैल्यू। तो अपर बाउंड वैल्यू जो होती है वो हमेशा -1 चलती है, इट मीन्स हाईएस्ट -1 चलती है। तो यहाँ पर अगर मैं 5 दे दिया तो 5 देने पर लूप मेरा 4 टाइम ही चलेगा, बट मुझे 5 टाइम लूप चलाना है तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 6 दे दिया। तो 6 - 1 = 5। इट मीन्स कि ये लूप कहाँ तक चलेगा, 5 टाइम चलेगा। तो फर्स्ट केस में फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,6, तो आई में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, अंदर आने के बाद हमने आई को प्रिंट करा दिया, तो आई में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद जब लूप वापस ऊपर जाएगा तो आई की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर लूप के अंदर हम इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट हमेशा 1 का होता है। तो जैसे यहाँ से ऊपर गया तो आई के लिए क्या हो जाएगी, 2। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, आई के लिए क्या प्रिंट हो जाएगी, 2। वापस ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू मिलने पर नीचे जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 3। वापस ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी, 4 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू मिलते अंदर आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 5। वापिस यहाँ से ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स मिलेगी यहाँ से करंट होकर बाहर निकल जाएगा और आंसर हमारे सामने इस तरह से शो हो जाएगा कि हम 1 से लेकर 5 तक नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो इस स्टेटमेंट के अंदर रिजल्ट जो आ रहा है वो 1 2 3 4 5 आ रहा है। अभी इस रिजल्ट के अंदर ये जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारे पास वर्टिकल ऑर्डर में आ रहा है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 हर सेपरेट लाइन में आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस रिजल्ट को इस तरह से शो नहीं करना है, 1 2 3 4 5 को इस तरह से शो नहीं करना है, हमें इस आंसर को 1 2 3 4 देन 5 करना है। तो इस तरह से रिजल्ट को शो करने पर हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अभी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में हमेशा न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट चलता है और रिजल्ट हमेशा वर्टिकल ऑर्डर में ही शो होता है। और इस वर्टिकल ऑर्डर को हम बेसिक फॉर्मेट में क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। लेकिन अगर मुझे इस रिजल्ट को इस तरह से शो नहीं करना है और इस रिजल्ट को मुझे इस तरह से शो करना है, हॉरिजॉन्टली शो करना है, तो बेटा इस आंसर को हॉरिजॉन्टली शो करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर आप किसी भी रिजल्ट को हॉरिजॉन्टल शो करना चाहते हैं और कर्सर को वहीं का वहीं रखना चाहते हैं, तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, एंड इक्वल टू सिंगल कोट्स लगा दोगे। तो आपने अगर यहाँ पर आई के साथ में कोमा लगाकर एंड सिंबल लगा दिया या एंड ऑपरेटर का यूज कर दिया, तो जैसे ही आपने एंड स्टेटमेंट का यूज किया, तो एंड स्टेटमेंट का यूज करने के बाद जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जो आंसर आपका शो होगा वो आंसर आपका इस तरह से शो होगा, न कि इस तरह से। इट मीन्स कि एंड सिंबल क्या करता है कि कर्सर को न्यू लाइन में नहीं जाने देता, कर्सर को वहीं का वहीं रखता है और आंसर आपका इस तरह से शो हो जाएगा और इस तरह से आप रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं रो ऑर्डर। लेकिन अगर इसमें कोई चेंजेस देखा जाए तो चेंजेस के मोड में जब हमने इस लूप को चलाया तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि इस लूप को चलाने पर इस लूप को हम एक सिंगल लूप कहते हैं। सिंगल एक ही लूप चलाया जा रहा है, सिंगल लूप चलाया जा रहा है। तो इस सिंगल लूप के केस में रिजल्ट हमारा या तो कॉलम के फॉर्मेट में आ रहा है या फिर रिजल्ट हमारा कॉलम रो के फॉर्मेट में आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास रो आ रही है या फिर कॉलम आ रहा है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस रो एंड कॉलम को मर्ज कर दिया जाए, अगर मुझे रो को अलग करना है और कॉलम को अलग करना है तो मैं इस लूप को चला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस रो और इस कॉलम को मर्ज कर दिया जाए, रो एंड कॉलम को आपस में मिक्सअप कर दिया जाए, तो अगर रो एंड कॉलम को आप मर्ज कर देंगे तो मर्ज करने पर जो पैटर्न आपका बनेगा, जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर किसी भी रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, किसी भी मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर आप रिजल्ट को शो करना चाहते हैं तो
तो अगर आप किसी भी रो एंड कॉलम को मर्ज करके आपस में मैट्रिक्स फॉर्मेट में या टेबल फॉर्मेट में किसी भी रिजल्ट को शो करना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट रिजल्ट को शो करने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम दो या मल्टीपल लूप्स को मर्ज करके एक साथ बनाते हैं, तो एक साथ बनाने के लिए हम नेस्टिंग ऑफ लूप का यूज करते हैं। लेकिन जब हम सिंगल लूप का यूज करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास या तो रो फॉर्मेट में आता है या फिर कॉलम फॉर्मेट में आता है। तो अगर हम मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं या टेबल फॉर्मेट रिजल्ट शो करेंगे, तो उसको शो करने के लिए हम मैट्रिक्स नेस्टिंग ऑफ लूप का यूज कर सकते हैं, जिसमें एक कंडीशन के अंदर कोई अदर कंडीशन लगाई जाती है या एक लूप के अंदर कोई अदर लूप लगाया जाता है, तो उस लूप को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। अब नेस्टिंग ऑफ लूप कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझने के लिए क्या सिंटैक्स इसका होता है, कैसे काम करता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर आप नेस्टिंग ऑफ लूप का यूज करते हैं, तो नेस्टिंग ऑफ लूप का मतलब ये हो गया कि हम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना कि नेस्टिंग ऑफ लूप में दो लूप चलेंगे या एक लूप के अंदर मल्टीपल इनर लूप्स हो सकते हैं। तो किसी भी टेबल के अंदर ये जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन को हम कहते हैं रो सेक्शन, और ये जो सेक्शन आपके सामने आता है, इस सेक्शन को हम कहते हैं कॉलम सेक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो लूप चलेगा वो रो के लिए चलेगा और दूसरा जो लूप चलेगा वो कॉलम के लिए चलेगा। इट मीन्स कि एक लूप किसके लिए चलेगा, रो के लिए, और एक लूप किससे चलेगा, कॉलम के लिए। तो रो के लिए जो लूप चलता है उस लूप को हम कहते हैं आउटर लूप। रो के लिए जो लूप चलता है उस लूप को हम क्या कहते हैं, आउटर लूप कहते हैं। और कॉलम के लिए जो लूप चलता है उस लूप को हम कहते हैं इनर लूप। इट मीन्स कि रो के लिए जो लूप चलता है उस लूप को हम कहते हैं आउटर लूप, और कॉलम के लिए जो लूप चलता है उस लूप को हम कहते हैं इनर लूप। तो रो के बेस पर कॉलम चलेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रो का लूप हमेशा सिंगल टाइम चलेगा, जबकि कॉलम का लूप हमेशा मल्टी टाइम चलेगा। दूसरा केस ये है कि जब रो चेंज होगी तो कॉलम का लूप भी हमेशा चेंज होगा। इट मीन्स कि जब रो चेंज होगी तो कॉलम का लूप वापस स्टार्टिंग से ही चलेगा। तो अगर किसी भी टेबल को डिस्प्ले करते हैं तो टेबल को डिस्प्ले करने के लिए हम नेस्टिंग ऑफ लूप का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में नेस्टिंग ऑफ लूप को समझने के लिए इसका सिंटैक्स आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो अगर आप नेस्टिंग ऑफ लूप का यूज करते हैं, इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हमने फॉर कीवर्ड लगाया। फॉर कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर हमने वेरिएबल का नेम लिखा। वेरिएबल नेम लिखने के बाद यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज किया। इन ऑपरेटर का यूज करने के बाद यहाँ पर रेंज फंक्शन डिफाइन किए। रेंज फंक्शन डिफाइन करने के बाद इसमें पैरामीटर्स पास कर दिए। पैरामीटर पास करने के बाद हमने इसी लूप के अंदर एक लूप और चलाया फॉर। यहाँ पर वापस वेरिएबल का नेम लिखा। यहाँ पर इन ऑपरेटर का यूज किया। इन ऑपरेटर का यूज करने के बाद यहाँ पर जाके हमने रेंज फंक्शन का यूज किया। रेंज फंक्शन में पैरामीटर पास किए, कॉलन सिंबल। अब इस लूप की क्या बची हुई, स्टेटमेंट बची हुई है, तो इस लूप के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया। अब इस लूप की क्या बची हुई, स्टेटमेंट बची हुई, तो इस लूप की स्टेटमेंट कहाँ पे चल जाएगी, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट चल जाएगी। तो ये जो सिंटैक्स आपके सामने आ रहा है, इस सिंटैक्स को हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। अब बेटा इस नेस्टिंग ऑफ लूप के अंदर ये जो लूप आपके सामने चल रहा है और एक लूप आपके सामने ये वाला चल रहा है, तो इस लूप को हम कहते हैं आउटर लूप। इस लूप को क्या कहते हैं, आउटर लूप। और ये जो लूप आपके सामने आ रहा है, इस लूप को हम कहते हैं इनर लूप। इट मीन्स ये जो लूप आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस लूप को हम कहते हैं आउटर लूप, और ये जो लूप आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस लूप को हम कहते हैं इनर लूप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आउटर लूप के ऊपर इनर लूप डिपेंड करेगा। अगर आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप चलेगा, अगर आउटर लूप नहीं चलेगा तो इनर लूप भी नहीं चलेगा। इट मीन्स कि दिस लूप इज डिपेंड ऑन दिस लूप, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने कंडीशन पढ़ी थी तो कंडीशन के केस में मैंने बताया था कि जब आउटर कंडीशन चलेगी तो इनर कंडीशन चलेगी, अगर आउटर कंडीशन नहीं चलेगी तो इनर कंडीशन भी नहीं चलेगी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो आउटर लूप है, अगर आउटर लूप ट्रू मिलेगा, अगर आउटर लूप की कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, अगर आउटर लूप की कंडीशन ही फॉल्स मिलेगी तो इनर लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इट मीन्स ये लूप चलेगा ही नहीं। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन या नेस्टेड ऑफ लूप। अब इस चीज़ को कैसे यूज करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए मान लिया कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के अंदर हमें 3x3 की एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम इस तरह से टेबल फॉर्मेट में इस तरह से रिजल्ट को शो करना चाहते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर 3 स्टार 3 3 के 9 स्टार हैं। उस 9 स्टार में हमने यहाँ पर 1 2 3 रो और 1 2 3 कॉलम ले लिए।
तो हमें इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट में इस तरह से टेबल को प्रिंट कराना है। तो आखिर इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से इसका प्रोग्राम बनेगा, तो हमें इस 3x3 की मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाली मैट्रिक्स के अंदर अगर हम ओनली फॉर एक ही सिंगल रो बनाते या एक ही सिंगल कॉलम या सिंगल रो बनाते तो हम एक ही लूप का यूज करते, लेकिन हमें इस तरह से टेबल फॉर्मेट में इस मैट्रिक्स को बनाना है। तो हम ये जानते हैं कि टेबल को बनाने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, जिनमें एक होता है रो, एक होता है कॉलम। तो रो के बिहाफ पर कॉलम होता है और रो हमेशा सिंगल होती है, कॉलम उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो अगर हम इस तरह से मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से प्रोग्राम बनेगा, उसका एग्जाम्पल के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,4, for j in range of 1,4, print star comma end इक्वल टू सिंगल कोट्स। देन यहाँ पर गए प्रिंट स्टार, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब बेटा ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने यहाँ पे दो लूप चलाए। पहला लूप चल रहा है आई के लिए, दूसरा लूप चल रहा है कॉलम के लिए। इट मीन्स ये जो लूप चल रहा है इस लूप को हम कहते हैं आउटर लूप, और ये जो लूप हमारा चल रहा है इस लूप को हम कहते हैं इनर लूप। इट मीन दो लूप चल रहे हैं, एक लूप चल रहा है आउटर लूप, एक लूप चल रहा है इनर लूप। तो आउटर लूप के ऊपर इनर लूप डिपेंड कर रहा है। अगर आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप चलेगा, आउटर लूप नहीं चलेगा तो इनर लूप भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने एक लूप इस रो के लिए चलाया, एक लूप हमने कॉलम के लिए चलाया। इट मीन्स रो के लिए जो लूप चल रहा है वो आई का लूप है, और कॉलम के लिए जो लूप चल रहा है वो जे का लूप है। इट मीन्स कि आउटर लूप के ऊपर इनर लूप डिपेंड करेगा। कैसे प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने फॉर का लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,4। मैंने 1,4 क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। तो मैंने लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,4। आई के लिए क्या चल रही है 1 इज लेस देन ऑफ 4, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा तो कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आई पे आ जाएगा। आई पे वैल्यू क्या पड़ी 1 इज लेस देन ऑफ 4, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला, ट्रू मिलते ही अंदर आएगा। अंदर आते मैं जे का लूप चलाया फॉर जे इन रेंज ऑफ 1,4। तो यहाँ पे जे के लिए क्या चल रही है 4 तक चलेगी। 1 इज लेस देन ऑफ 4, कंडीशन इज ट्रू। तो जे कहाँ पर आ जाएगा 1 पे आ जाएगा। इट मीन्स कि आई के लिए 1 चल रही है, जे के लिए 1 चल रही है। तो 1 नंबर रो के 1 नंबर कॉलम पे क्या प्रिंट करा दिया हमने, स्टार प्रिंट कर दिया। तो 1 नंबर रो के 1 नंबर कॉलम पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। स्टार प्रिंट होने के बाद हमने एंड लगा दिया। एंड लगाने पर कर्सर यहीं कहीं रहेगा। यहाँ से लूप वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब इनर लूप चलता है तो इनर लूप वापस इसी लूप में एग्जीक्यूट होता है। तो अभी ये कंडीशन फॉल्स नहीं मिली है, तो लूप यहाँ से कहाँ जाएगा, वापस ऊपर जाएगा। जे के लिए क्या हो जाएगी 2 इज लेस देन ऑफ 4, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा अंदर आएगा। अब आई के लिए तो 1 ही चल रही है, जे के लिए क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है। तो जे कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जे के लिए क्या हो जाएगी 2, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। जे के लिए क्या हो जाएगी 3 इज लेस देन ऑफ 4, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया तो यहाँ पर आई के लिए हुई है, जे के लिए क्या हो चुकी है 3 हो चुकी है। तो आंसर कहाँ पे आ जाएगा, एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा। 1 नंबर रो के 3 नंबर कॉलम पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। जे के लिए क्या हो जाएगी 4 इज लेस देन ऑफ 4, कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ से जैसे ही फॉल्स मिला, फॉल्स मिलते हम बाहर निकले। तो यहाँ से जैसे बाहर निकला तो यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ जाके हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी। यहाँ पे क्या लिखा हमने, प्रिंट लिखा। तो इस प्रिंट का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ ब्लैंक प्रिंट किया है, इट मीन्स /n, न्यू लाइन कैरेक्टर। अगर आप प्रिंट नहीं लिखोगे तो आंसर आपका एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। बट आप ब्रेक करना चाहते हैं तो इसे जंप करने के लिए हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर दिया। जैसे ही प्रिंट लिखा कर्सर नीचे आ जाएगा। इट मीन्स कर्सर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जैसे नीचे आया, यहाँ से लूप वापस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। फॉर आई इन रेंज ऑफ 2,4। इट मीन्स आई के लिए बढ़ चुकी है, आई के लिए इंक्रीज हो चुकी है। आई के लिए क्या हो चुकी है 2 इज लेस देन ऑफ 4, कंडीशन इज ट्रू। इट मीन्स आई कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है।
यहाँ से वापस नीचे आएगा 2 इज लेस देन और कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही ट्रू मिला अंदर आया, वापस जे का लूप चलाया 4j इन रेंज ऑफ 1,4। इट मीन्स मैंने आपको बताया था कि रो का लूप हमेशा सिंगल टाइम चलता है और कॉलम का लूप मल्टी टाइम चलता है। तो जब रो चेंज होगी तो कॉलम वापस स्टार्टिंग से चलेगा। तो जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो जे के लिए क्या हो जाएगी 1 इज लेस देन और कंडीशन इज ट्रू। ट्रू मिलते अंदर आएगा, एक स्टार और प्रिंट होगा तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। 2 नंबर रो के 1 नंबर कॉलम पे क्या आ जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा। स्टार प्रिंट होके वापस कर्सर यहाँ से ऊपर जाएगा, जे के लिए क्या हो जाएगी 2 इज लेस देन और कंडीशन इज ट्रू। तो 2 नंबर रो के 2 नंबर कॉलम पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टार और प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से ऊपर जाएगा, एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ से ऊपर गया, जे के लिए क्या हो गई 4 इज लेस देन और कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ से बाहर निकला, कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पहुँचा, लाइन चेंज हो गई, कर्सर नीचे आ गया। यहाँ से ऊपर जाएगा, आई के लिए क्या हो जाएगी 3 इज लेस देन और कंडीशन इज ट्रू। इट मीन्स आई कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। जैसे यहाँ से वापस अंदर आएगा, जे के लिए क्या हो जाएगी, वापस 1 हो जाएगी। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे कितने स्टार आ जाएंगे, 3 स्टार आ जाएंगे। जैसे यहाँ से जे के लिए 4 होगी, 4 इज लेस देन और कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ से बाहर निकला, कर्सर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आई के लिए क्या हो चुकी है 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन इज फॉल्स होते ही कर्सर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और पैटर्न आपका प्रिंट हो जाएगा।